नमस्कार, रात के 8 बज गए। आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज भी दिन भर कोचिंग सेंटर के हादसे के बाद में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिला है। संसद में भी ये मसला उठा तो सभी दलों ने इस बात की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की कि आखिर इस पूरी घटना या इस तरह की घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है। वहीं किस तरीके से संसद में जब आज बजट पर चर्चा हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बोलने के तरीके को लेकर, उनके संसदीय नियमों के पालन करने को तरीके को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। इन खबरों में से चर्चा भी करेंगे कि आखिर कैसे कोचिंग सेंटर्स जैसी व्यवस्था को सही किया जा सके ताकि छात्रों के साथ में या किसी की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ ना होने पाए। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। संसद में गूंजा कोचिंग बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत का मामला। बांसुरी स्वराज ने की गृह मंत्रालय से जांच की मांग। अखिलेश ने कहा अवैध निर्माण पर हो बुलडोजर कार्रवाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा वक्त जिम्मेदारी से भागने का नहीं। कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने कई अवैध निर्माण किए ध्वस्त। एक जूनियर इंजीनियर बर्खास्त, असिस्टेंट इंजीनियर निलंबित। राउ कोचिंग के मालिक अभिषेक सहित 5 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चक्रव्यूह में उड़ी नियमों की धज्जियां। स्पीकर ने मर्यादा पालन करने का किया आग्रह। अग्निवीर पर राहुल गांधी का भ्रामक बयान। रक्षा मंत्री ने कहा सुरक्षा से ना करें खिलवाड़। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति अनियमितता के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया इतिहास, पहली बार किया लोक अदालत का आयोजन। 3 अगस्त तक जारी रहेगी विशेष लोक अदालत। लंबित मामलों को निपटाने का है लक्ष्य। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो में हुई संपन्न। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा अस्थिरता के दौर में क्वाड सुरक्षा स्थिरता प्रगति का है मंच। यूक्रेन गाजा के लिए भी शांति की अपील। मुक्त इंडो पैसिफिक और का नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल के बीच संभावित युद्ध का खतरा बढ़ा। भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। बेरूत की यात्रा करते समय भारतीयों को सतर्क रहने की दी सलाह। आपात स्थिति के लिए मेल आईडी सहित फोन नंबर किए जारी। पेरिस ओलंपिक में अर्जेंटीना के साथ पुरुष हॉकी में भारत का मुकाबला बराबरी पर छूटा। कप्तान हरमनप्रीत ने 58वें मिनट में गोल दागकर 1-1 की बराबरी की। पूल बी में मंगलवार को भारत आयरलैंड की होगी भिड़ंत। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और खबर दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली की कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का मामला आज संसद में भी उठा और सभी दलों ने इस घटना पर चिंता जाहिर की। भाजपा ने इस घटना के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आई। इस बीच सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में बयान दिया कि आगे ऐसा ना हो, इसके लिए घटना पर जिम्मेदारी तय करने चाहिए। सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित यूपीएससी कोचिंग सेंटर राउ के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का मुद्दा संसद में गूंजा। लोकसभा में शून्यकाल में कई सदस्यों ने अपनी राय रखी। नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला है और गृह मंत्रालय द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हादसे को लेकर दुख जताया तो सपा नेता अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक
वहां के स्थानीय पार्षद वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। There is sadly a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So wait, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing. अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? राज्यसभा में इस मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा हुई। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने छात्रों के जीवन से जुड़े संवेदनशील मुद्दे को उठाया। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि घटना पर जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी भविष्य में बचाव संभव हो सकेगा। जो लोग इतने लंबे समय से हुकूमत कर रहे हैं और पहले कहते थे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, आज तो एमसीडी भी आपके पास है, सरकार भी आपके पास है, और जो कहते थे कि नई राजनीति लाएंगे, वो नई राजनीति कितनी खतरनाक साबित हो रही है और लोगों की जान कैसी हलकान किए हुए है, और उसके बावजूद उनकी तरफ से सिर्फ सियासी बयान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाके उसमें से कोई समाधान होगा। कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला ने कोचिंग की मनमानी पर सवाल उठाए। वहीं शहरी विकास मंत्री ने जानकारी दी कि कोचिंग संस्थानों को एनओसी देने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल सरकार की है। ये सरासर लापरवाही मैं समझता हूँ। जो एजेंसियां इसकी जिम्मेवारी हैं, या तो एमसीडी है और या फिर दिल्ली सरकार है, क्योंकि दिल्ली सरकार को मुख्य रूप से इस प्रकार सारे ड्रेन, सब नाले साफ करने की जो एक पहल करनी चाहिए। वर्षा शुरू होने से पहले ये सारे काम पूरे होने चाहिए। गांव से, छोटे कस्बों से बड़े सपने लिए लाखों युवा शहरों की ओर रुख करते हैं। छोटे कमरे में घंटों पढ़ाई करके बेहतर भविष्य बुनते हैं। लाखों रुपए कोचिंग की फीस भरते हैं, लेकिन दुख होता है जब छात्रों को एक छोटी सी लापरवाही की कीमत जान चुकाकर देनी पड़ती है। संसद के दोनों सदनों में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने घटना पर दुख व्यक्त किया और एक सुर में इस बात की मांग की कि इस घटना में राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो भी इस घटना के पीछे दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। शुक्रवार रात राउ कोचिंग के बेसमेंट में तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डेल्विन की जिंदगी भी लापरवाही की भेंट चढ़ गई। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में इस घटना के बाद संसद में भी आज हंगामा देखने को मिला, जैसा आपने रिपोर्ट में देखा, लेकिन सड़क पर भी यह मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली में तमाम कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई करने वाले छात्रों का सड़क पे प्रदर्शन जारी है। उनका इस बात को लेकर आरोप है कि सरकार इस प्रकार की अव्यवस्था को आखिर दूर क्यों नहीं करती, क्यों इस प्रकार की दुश्वारियां उनके हिस्से में आती हैं। आज भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा तो दिल्ली के उपराज्यपाल पहुंचे, छात्रों के बीच में उनका उत्साह बढ़ाने की कोशिश की और विश्वास दिलाने की कोशिश की कि आप घबराइए नहीं, हर प्रकार की जांच होगी और हर शिकायत का निवारण किया जाएगा। इस बीच पुलिस की कार्रवाई भी आगे बढ़ती रही, लेकिन किस तरह से संसद के बाद सड़क तक ये मुद्दा गरमाया हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। सोमवार को संसद से सड़क तक राउ कोचिंग में छात्रों की मौत का मामला छाया रहा। छात्र सड़कों पर जमे रहे। उनकी शिकायत थी कि बार बार नोटिस और शिकायती पत्रों पर एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की। स्थानीय पार्षद और विधायक ने मामले की अनदेखी की। इसी का नतीजा रहा कि 3 छात्र असमय काल के गाल में समा गए। ऐसे पहले भी हादसे होते रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले वो हादसा भी हुआ था पटेल नगर वाला, पर उस पर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अभी हम कल देख भी रहे थे कि वो वहाँ के उसी पीजी का एक लड़का ये कह रहा था कि वो गड्ढा अभी तक भरा नहीं गया है, वो गड्ढा अभी तक वैसे ही है। इस बीच उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंच उन्हें आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दुख की घड़ी में वे परिजनों के साथ हैं।
कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ। जो बच्चों जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं, उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। घटना के बाद एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई को धार दी और बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ने जानकारी दी कि जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर को सेवा से निलंबित किया गया है। जो इसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर थे, जिनके जिम्मेदारी होती है कि वाटर लॉगिंग को कंटेन करना, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। जेई था उसको टर्मिनेट कर दिया है और जो एई थे उसको हमने सस्पेंड कर दिया। इधर मुखर्जी नगर में रहने वाले अभ्यर्थियों ने प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। चिट्ठी में आपातकालीन सेवाओं और सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ किए जाने पर जोर दिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामले में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें राव आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता भी शामिल हैं। कोर्ट ने अभिषेक गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या, 106(1) जल्दबाजी या लापरवाही में किए गए कार्य में किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना, 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा और 290 इमारतों को गिराने, मरम्मत करने, बनाने संबंध में लापरवाही बरतने के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद से लगातार ब्लेम गेम भी जारी है। ब्लेम गेम इस बात को लेकर कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, जहां बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही, क्योंकि एमसीडी में और दिल्ली की सरकार में उनकी सत्ता एक तरीके से बनी हुई है। तो ऐसे में आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ। उनका आरोप है कि दिल्ली के जो अधिकारी हैं वो उपराज्यपाल के अधीन आते हैं और वो दिल्ली सरकार की सुनते नहीं है। इस बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप तो जारी है, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नजर नहीं आ रहा कि इस प्रकार की घटना आखिर हुई क्यों और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए वो करेंगे क्या। दिल्ली में आप मुख्यालय पर भाजपा का प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी का उपराज्यपाल सचिवालय पर प्रदर्शन ये बता रहा है कि दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। हादसा नहीं, ये हत्या है कि नारों के साथ आप मुख्यालय के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन भी चलाई। बीजेपी सीधे सीधे 3 छात्रों की मौत के लिए दिल्ली सरकार, नगर निगम और राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक को जिम्मेदार ठहराते हुए आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। चीफ सेक्रेटरी ने ड्रेनेज मैनेजमेंट के लिए, मास्टर ड्रेनेज प्लान के लिए और पूरी डिस्टिलेटिंग फाइल्स के लिए मिनिस्टर इंचार्ज सौरभ भारद्वाज को 21 अगस्त 2023 को एक प्रपोजल बना के भेजा। 5 महीने के बाद उस पर एक नोट लिख के भेजते हैं और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी दोबारा 8 अप्रैल 2024 को उनको फाइल अप्रूवल के लिए भेजते हैं और आज तक फाइल सौरभ भारद्वाज के साथ पेंडिंग है। अगर इन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो आज राजेंद्र नगर में ये हादसा नहीं होता। वहाँ के पार्षद, वहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को सीधी जिम्मेदारी लेकर कहना चाहिए हम इस्तीफा देते हैं, क्योंकि ये जो हत्या है इसके खून में सब लिप्त हैं। ये दुर्घटना नहीं है, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। आपको पता है कि हर साल पानी वहाँ भरता है, आप उसकी चिंता करें। फिर उन बिल्डिंग्स के अंदर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरीज कैसे चल रही हैं, आपने रोका क्यों नहीं उनको? वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी घटना की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और एमसीडी कमिश्नर को निलंबित करने की मांग की। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ये कहकर अपनी सरकार का बचाव किया कि उन्होंने फरवरी महीने में मानसून के दौरान जल भराव को रोकने के लिए सभी विभागों की बैठकें बुलाई थी, लेकिन इसमें कोई भी आईएएस अधिकारी नहीं पहुंचा। मैंने सभी विभागों की मीटिंग पहली बार बुलाने के लिए 6 फरवरी को सर्दियों में उसका नोटिस निकाला था, टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर साइंटिफिक ड्रेन मैनेजमेंट टू अवॉइड वाटर लॉगिंग इन दिल्ली। और ये मीटिंग 13 तारीख को की कि सभी विभागों की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वाटर लॉगिंग को लेके। इनमें से कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। ये सीरियसनेस है,
सौरभ भारद्वाज की सफाई पर सवाल ये उठ रहा है कि वो 6 महीने पहले ही बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने का जिक्र कोचिंग सेंटर हादसे के बाद क्यों कर रहे हैं। दरअसल जिस जगह ये घटना हुई है उस क्षेत्र के आप विधायक दुर्गेश पाठक हैं। ड्रेनेज सिस्टम और साफ सफाई एमसीडी के अंतर्गत आता है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय भी राजेंद्र नगर से सटे पूर्वी पटेल नगर से ही आपकी पार्षद हैं और घटना में एमसीडी की लापरवाही साफ नजर आ रही है। दिल्ली से विशाल बैरिस्टो और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कोचिंग सेंटर्स में इस प्रकार की जो अनियमितताएं हैं, इसको रोकने की व्यवस्था कैसे हो सकती है और कैसे लगाम लग सकती है ऐसी किसी भी संभावित घटना को लेकर, इस विषय पे हम आगे करेंगे विस्तार से चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे दिल्ली में हुई कोचिंग सेंटर की उस घटना का, और इस खबर पे हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा है हमारा विशेष सिस्टम है कि सुधरता नहीं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं, तो इसको सुधारने की जरूरत है। इस विषय पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर DK शामी जी, जो कि पूर्व अग्निशमन सलाहकार रहे हैं भारत सरकार गृह मंत्रालय में। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा BN झा जी हैं, अध्यक्ष हैं स्वच्छादान फाउंडेशन एवं सामाजिक कार्यकर्ता, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। झा जी, शुरुआत आपसे ही इस बात को लेकर करते, क्योंकि आप खुद और अपने फाउंडेशन के माध्यम से दिल्ली की कोचिंग सेंटर और PG की बदहाली को लेकर किस प्रकार की अनियमितताएं उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। आखिर आपको जरूरत इसकी महसूस क्यों हुई और क्या बड़ी एक अनियमितताएं आपको देखने को अभी तक मिली है? सर, मैं बता देता हूं कि मैं एक ऐसी जगह रहता हूं जहां IAS के नाम से जाना जाता था। वो जगह है मुखर्जी नगर। मैं 33 साल से मुखर्जी नगर में रहता हूं। मुखर्जी नगर का नाम एक बहुत ही गौरवान्वित नाम होता था कि यहाँ से लोग IAS बन के जाते हैं। लेकिन आज के दिन में अगर मुखर्जी नगर का नाम देखिएगा तो वो एक कमर्शियल हब हो गया है। वो छात्रों का शोषण करने के एक हब हो चुका है। उसके अलावा मुखर्जी नगर में कुछ भी नहीं है। ये देखते देखते दिन ब दिन 2010 से मैं देख रहा हूँ मुखर्जी नगर में इस तरह से ग्राफ बढ़ा है। पहले IAS के कोचिंग होते थे,
एक टीचर होते थे, बच्चे आते थे, बच्चे आके टीचर से बात करते थे और बात करके कोचिंग लेते थे और सक्सेस करते थे। आज कौन टीचर होगा उसका कोई पता नहीं, इतना कमर्शलाइज हो चुका है। आज बच्चे आते हैं, वो देखेंगे बड़े बड़े इंक्वायरी ऑफिस है, बड़े बड़े MBA के लोग हैं, वो काउंसलिंग करते हैं। जिसको IAS का ABCD पता नहीं है वो काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग करने के बाद बच्चे को एडमिशन में झोंक देते हैं। झोंकने के बाद इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़, चूंकि मुखर्जी नगर और दिल्ली के चाहे उत्तम नगर हो, राजेंद्र नगर हो, लक्ष्मी नगर हो या साउथ के कालू सराय, लाडो सराय हो, हर जगह अगर आप देखेंगे तो रेसिडेंशियल एरिया में कोचिंग सेंटर खुला हुआ है। और कोचिंग सेंटर चूंकि रेसिडेंशियल एरिया में लिमिटेड स्पेस होता है, घरों की संख्या लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं जाएगा, लेकिन ये कोचिंग के कारण से इतना ज़्यादा अनियमितता है हर एरिया में, ऐसे मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, उत्तम नगर, लक्ष्मी नगर में, कि आपको देख के शर्म आएगी। आप देखेंगे एक कोचिंग में हजार हजार बच्चे बेसमेंट में पढ़ते हैं। पोटा केबिन बनाया हुआ है सर, मुखर्जी नगर के एक मॉल है वर्धमान मॉल, उसके ऊपर आप देखेंगे तो पोटा केबिन अनऑथराइज बना के उसमें हजारों बच्चे की क्लासरूम होती है। छत, हजारों छत बन चुके हैं कोचिंग के चक्कर में। जी आप जो बात कह रहे हैं अपने आप में जिधर नजर दौड़ाइए अनियमितताएं आपको पसरी हुई दिखाई पड़ जाएंगी। डॉक्टर शामी, ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि अगर हालात ऐसे हैं तो हैं क्यों और उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले तो मैं DD न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर में एक चर्चा रखी और उनका उपदेश है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। झा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने पूरा सार दे दिया जो आपका क्वेश्चन था कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। जैसा उन्होंने कहा कि रेसिडेंशियल क्वार्टर है, वहाँ पर भी ये लोगों ने कोचिंग चला दी। और जो संख्या की बात कर रहे हैं कि जो कोचिंग सेंटर की NOC दी जाती है 20 बच्चों से ऊपर हो या 100 बच्चों से ऊपर हो, उसकी कैटेगरी है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर आप NOC दे रहे हैं तो कितने बच्चों को वो व्यवस्था कर सकता है। तो इन सब व्यवस्थाओं का जब उल्लंघन होता है तब इस तरह के हादसे हम रोक पाने में असमर्थ हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे प्रावधान कर रखे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। इसके बाद अगर आप देखें तो दिल्ली फायर सर्विस एक स्टेप और आगे गया है। उन्होंने कहा कि 9 मीटर से ऊपर कोई भी बिल्डिंग है तो उसको NOC लेना ही पड़ेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के प्रावधान को एज इट इज एक्सेप्ट किया है। जहां तक बेसमेंट का सवाल आया कि बेसमेंट में ऐसे हादसे हुए हैं, तो क्या बेसमेंट के NOC में ये प्रावधान था कि आप उसमें कोचिंग सेंटर चला सकते हैं? तो इसका साफ, अगर आप दिल्ली फायर सर्विस की NOC का लेटर देखें तो उन्होंने कहा है ये बेसमेंट स्टोरेज के लिए हमने परमिशन दी थी। और डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विस अतुल गर्ग का मैंने एक स्टेटमेंट भी मीडिया में सुना है जहां उन्होंने क्लियर कहा है कि जब हमारे आदमी इंस्पेक्शन करने गए थे 1/7/2024 को, 9/7/2024 को NOC दिया है, 1/7/2024 में वहाँ किताबों के बंडल रखे हुए थे और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखती थी कि वहां पर कोई क्लास चलती है, वो स्टोरेज के रूप में फॉर्म होता था। तो जब तक ओनर ऑक्यूपायर अपनी मन मर्जी से सरकार के बनाए हुए प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड को वायलेट करता रहेगा, हम इस तरह के हादसे रोक पाने में किसी भी तरह से समर्थ नहीं होंगे। ये हादसे होते रहे हैं, ये जरूरी है कि ये मिली भगत कहीं ना कहीं रोकी जाए जी, और ये सुधारना बड़ा जरूरी है झा जी, क्योंकि जो बात स्वामी जी डॉक्टर कह रहे हैं, हाल ही में आपको अगर पता है कि हाई कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी जिसमें कहा था कि रेसिडेंशियल क्वार्टर्स में या रेसिडेंशियल के जो भी जगह है उसमें आप कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते। अगर 20 बच्चे से ऊपर है तो आपको कमर्शियल सेंटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। सर मैं आपको रुकना चाहूंगा क्योंकि इस खबर से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की क्या है आपको बताते हैं कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में हुई कोचिंग सेंटर की इस घटना को लेकर एक तरीके से उस पर दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है उसके लिए जांच के लिए एक कमेटी का समिति का गठन कर दिया है। तो गृह मंत्रालय ने गठित कर दी है समिति और जो जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और किस तरीके से ये घटना हुई है उसका वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगी। पुराने राजेंद्र नगर की कोचिंग का जो पूरा हादसा है इसको लेकर समिति में अतिरिक्त सचिव और गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव गृह, दिल्ली सरकार विशेष CP, दिल्ली पुलिस, ये तमाम लोग मिलकर इस पर काम करेंगे। अग्निशमन सलाहकार होंगे, संयुक्त सचिव होंगे, गृह मंत्रालय के संयोजक होंगे इस समिति में जो ये तय करेंगे और 30 दिन में अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से एक समिति का गठन किया गया है
जो इस प्रकार की पूरी घटना पर पूरी जांच करेगी, साथ ही साथ ऐसे सुझाव भी सुझाएगी कि ऐसी कोई घटना आगे ना होने पाए। 30 दिन के अंदर ये एक तरीके से जो समिति है जिसमें तमाम एक्सपर्ट होंगी, जिसमें पुलिस भी होगी, जिसमें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, जिसमें गृह सचिव या तमाम आला अधिकारी भी होंगे, पुलिस के लोग भी होंगे, वो ये तय करेंगे कि आखिर किस तरीके के इंतजाम किए जाएं, व्यवस्था की जाए कि ऐसी संभावित घटना ना होने पाए। अग्निशमन सलाहकार भी होंगे और 30 दिन के अंदर ये समिति को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। तो अपने आप में इस घटना के बाद लगातार इस प्रकार पर सरकार की कार्रवाई दिखाई पड़ रही है। गृह मंत्रालय ने गठित कर दी है समिति, 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी, इस बात का भी सीधे स्पष्ट कर दिया गया है। पुराने राजेंद्र नगर जो कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर पर जहां पे हादसा हुआ था उसकी ये जांच करेगी और जांच के आधार पर तय करेगी कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है। समिति में अतिरिक्त सचिव अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के लिहाज से प्रमुख गृह सचिव दिल्ली सरकार और विशेष सीपी दिल्ली पुलिस के होंगे, अग्निशमन सलाहकार, संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय संयोजक होंगे और ये एक तरीके से इसमें समिति में शामिल होंगे और ये अपनी रिपोर्ट के आधार पर ये बताएंगे कि आखिर इस समिति के माध्यम से क्या कुछ फाइंडिंग्स निकल के आई। हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मौजूद है। नीरज, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी ऐसी एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कम से कम पूरी जांच करेगी और सारे विभागों से संबंधित एक्सपर्ट इसमें शामिल है। नीरज, देखिए, बिल्कुल, और बड़ी खबर है। आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से जब से ये घटना हुई है तमाम सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देखें कि गृह मंत्रालय ने 30 दिन के अंदर जो समिति गठित की है, 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, ये बताएगी कि जो घटना हुई है उसका कारण क्या है, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो सकें, उसका भी जो सुझाव है वो जो कमेटी करेगी। इस कमेटी में गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के लोग शामिल हैं, एमसीडी के अधिकारी शामिल हैं और इसके साथ साथ दिल्ली सरकार के जो लोग हैं वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि जो गृह मंत्रालय है उसकी भी चिंता थी। जो छात्र लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अब आपने देखा है कि आज भी संसद के दोनों सदनों में इस बात की जो मांग है वो जोर से उठी थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह की घटना हुई है वो कह सकते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया था संसद के दोनों सदनों में कि इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। आप देखें कि इससे पहले भी आग लगने की एक घटना हुई है। इसके अलावा आप देखें कि एक जो छात्र है उसको करंट लगने से भी उसकी जो मृत्यु है वो हो गई थी। तो आखिर ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे कौन लोग दोषी हैं, कौन सी जो एजेंसियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं। आप अगर देखें कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चलाई जा रही थी उसकी अनुमति नहीं थी, लेकिन एनओसी दी गई फायर सर्विस के द्वारा। आप देखें कि एमसीडी के जो तमाम जो अधिकारी थे, एमसीडी के जो तमाम कर्मचारी थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो जाके देखें। आज इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसके बाद एमसीडी जरूर जागरूक हुई है और वहां पर जो कोचिंग जो चला रहे हैं लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटना हुई है और बिना एमसीडी के अधिकारी और बिना फायर सर्विस के अधिकारियों के बिना इतने बड़े संभव पे ये जो घटनाएं हो रही हैं वो संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है एमसीडी के जो लोग हैं, फायर सर्विस के लोग हैं, इनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बेसमेंट में एक स्टोर की जगह बताई गई थी और वहां पे ये कोचिंग आखिर चल कैसे रही थी और ये निगरानी भी लगातार नीरज होना जरूरी है, जिम्मेदारी तय करना जरूरी है कि आखिर ये घटना हुई कैसे और भविष्य में ना हो, ये भी तय होना जरूरी। बहुत शुक्रिया, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। इस खबर पे अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर डी के शामी जी और जो कि पूर्व अग्निशमन सलाहकार भारत सरकार रहे, इसके अलावा बीएन झा जी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। बीएन झा जी, क्योंकि अब एक कमेटी का गठन होना क्या एक उम्मीद बनाता है कि सभी स्टेक होल्डर्स के विशेषज्ञ जब मौजूद होंगे तो एक दीर्घकालिक समाधान और इस घटना के दूध का दूध पानी का पानी एक संभावना दिखाई पड़ रही है? सर देखिए, संभावना तो सब कुछ का है। मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ, ये कमेटी बनी बहुत अच्छी, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जब एमसीडी नोटिस देती है, ये देखिए एमसीडी की नोटिस है, एमसीडी नोटिस देती है सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को मुखर्जी नगर में कि आपका कोचिंग अवैध है,
क्योंकि ये बिल्डिंग जो है मुखर्जी नगर की बिल्डिंग जो है ग्राउंड फ्लोर शॉप्स के लिए है, बेसमेंट जो है वो स्टोर के लिए है, मेजनाइन स्टोर के लिए है, ऊपर के 2 फ्लोर जो है वो ऑफिसेज स्मॉल ऑफिसेज के लिए है। उसके बावजूद कैसे वहां कोचिंग सेंटर चल रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? अतुल गर्ग जी जिनका बात अभी कर रहे थे, अतुल गर्ग जी से मैंने पर्सनली मिला, मैंने आरटीआई लगा के पूछा अतुल गर्ग जी ने क्या कहा। उनको किसी इंस्टीट्यूट वाले ने अगर मेल कर दिया कि सर मेरा इंस्टीट्यूट जो है 9 मीटर के अंदर में चल रहा है तो क्या मुझे फायर एनओसी की जरूरत है? अतुल गर्ग जी ने मेल कर दिया है कि नहीं आपको जरूरत नहीं है। फिर मैंने आरटीआई लगा के पूछा कि अतुल गर्ग जी बिल्डिंग 15 मीटर से ऊपर है और इंस्टीट्यूट 9 मीटर में चल रहा है तो क्या फायर एनओसी की जरूरत नहीं है? तो उन्होंने तब इस बात को रिवॉक किया। एमसीडी को हम लोगों ने देखिए सारे जोन के एमसीडी को ये आरटीआई के थ्रू पूछा था कि दिल्ली में कितने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और आपके पास कितने रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। एमसीडी का आंसर है एक भी इंस्टीट्यूट उनके रजिस्टर्ड नहीं है। आप ये बात बताएं, एमसीडी के जेईई आज आप एक मकान का ईंट रखने जाएं तो वहां पहुंच जाते हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं? दिख नहीं रहे? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्वामी जी, आपको लगता है कि बिना मिली भगत के ये सब संभव नहीं है? आंख यूं ही नहीं कोई बंद कर लेता है। क्यों ऐसी व्यवस्था है जो सुधरती दिखाई नहीं पड़ रही? क्या और करने की जरूरत है? देखिए, मैं आपके जो क्वेश्चन है उसको मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूं। पहला ये कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की ऐसे कोई नॉर्म्स है कि अगर इस तरह के हादसे या इस तरह की कोई अगर तकलीफ है तो उसको रोकने के लिए रूल्स रेगुलेशन एक्ट हैं? तो मेरा आंसर है हाँ, इस तरह के एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किए गए हैं। हमारा मॉडल फायर फोर्स बिल है, वो कहता है कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया को अडॉप्ट करो। नेशनल बिल्डिंग कोड ने क्लियरली एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डिफाइन किया है, उसके फायर सेफ्टी के प्रावधान को डिफाइन किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टिव गया स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेप और अब मैंने कहा कि उसके पास भी रूल रेगुलेशन है, दिल्ली फायर सर्विस एक्ट। तो मेरा जहां तक सवाल था कि एक्ट रूल्स रेगुलेशन इस मामले में है, तो हाँ है। रही दूसरी व्यवस्था, इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है और इंप्लीमेंटेशन को कैसे सुधारा जा सकता है, इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है कि जो एक तो ओनर है, ऑक्यूपायर है, वो अपनी अंडरटेकिंग दे कि जिसके तहत मुझे एनओसी मिला है मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा, उसका मिसयूज नहीं करूंगा और वहीं तक मैं सीमित रहूंगा। पहला तो उसकी अंडरटेकिंग हो और उसको हर 6 महीने में इस चीज को अपनी दोहराना है कि मैंने जो शपथ ली है एनओसी लेते वक्त कि मैं इसकी व्यवस्था मेंटेन करूंगा, उसको मेंटेन करना है। तो मेरा मानना है कि अगर ये 2 चीज हो जाए इंप्लीमेंटेशन साइड में और इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये कहीं तो कोई दोष है, तो इसमें दोनों चीज आपको मिल सकती है कि अगर उनको लगता था कि वो लाइब्रेरी चल रही है तो उसको व्यवस्था, या जैसे अभी जहाजी कह रहे हैं कि हजारों इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इसमें कहीं इंफॉर्मेशन में कुछ सुधार हो सकता है क्योंकि ये एनओसी दी गई है, इसका मतलब उनको पता है कि इस तरह के कोचिंग सेंटर दिल्ली में चल रहे हैं। जी झा जी, क्यों आपको लगता है कि क्या सुधार की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो तात्कालिक सुधार की बात हो या दीर्घकालिक एक पूरा खाका तैयार करना हो, क्या वो एक बड़े कदम हो सकते हैं? सर, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब फायर एनओसी जिस बिल्डिंग राउज आईएएस में बच्चे मरे हैं, बच्चे हत्या की, ये सिर्फ राउज आईएएस नहीं है सर, उससे पहले पटेल नगर में हुआ, मुखर्जी नगर के एक पीजी में 25 मार्च को जब पूरे भारत होली मना रहा था, देख पीजी से बालकनी कोलैप्स किया और वो लड़की 10 दिन बाद मर गई सर। उसका कोई जिम्मेदार नहीं हुआ, उसको नोटिस दिया एमसीडी ने कि ये इलीगल है, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। मुखर्जी नगर के पीजी में 27 सितंबर को आग लगी, 35 लड़कियों को दीवार तोड़ के निकाला गया, हम लोग वहां मौजूद थे, मदद कर रहे थे, लेकिन वो पीजी फिर वहां चल गया। कहां है एमसीडी, कहां है फायर एनओसी? जिस बिल्डिंग को राउज को फायर एनओसी दिया गया वो रेसिडेंशियल में बना हुआ है। रेसिडेंशियल में एमसीडी ने क्यों नहीं रोक लगाया कि फायर एनओसी गलत है? क्योंकि वो बिल्डिंग 100% कवर्ड किया हुआ है, जो कि बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। स्वामी जी, क्योंकि वक्त थोड़ा खत्म हो रहा है, फाइनल कमेंट आपसे छोटा सा। लगातार एक बार आपने एनओसी दे दी, बट उसके बाद लगातार निगरानी की व्यवस्था क्या और इसको कैसे मजबूत किया जाए? संक्षेप में जल्दी से। आप अगर लगातार निगरानी करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि इनको जो 6 महीना का प्रावधान है उसको लागू किया जाए और हर 6 महीने में अपनी वीडियोग्राफी करके ये लोग फायर डिपार्टमेंट को सबमिट करें और फायर डिपार्टमेंट इस चीज़ की व्यवस्था करे कि ओनर और ऑक्यूपायर को हर 6 महीने में इसका वीडियो अपलोड करना है। तो वहाँ कम से कम ये होगा कि आज जो आप अभी एनओसी 3 साल के लिए मिला है, आज दिल्ली फायर सर्विस 1 जुलाई को गया है, उसके बाद 3 साल बाद जाएगा,
24 का 27 में जाएगा। तो मेरा कहना है कि अगर 6 महीने वाला प्रावधान जो सब जगह हुआ है इंडिया में, इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्री में और दूसरे स्टेट में भी हुआ है, हर 6 महीने में एक अंडरटेकिंग देता है कि मैं सब मेंटेन कर रहा हूं, अगर साहब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो जरूर ठीक होगा जी। और ये जो एक कमेटी बनी है वो बहुत एक प्रोएक्टिव कमेटी है। इसको आप जब रिपोर्ट 30 दिन में आएंगे तब भी आप ये देखेंगे कि इस तरह के वो इसमें प्रावधान जरूर देने वाले हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि खाना पूर्ति से आगे बढ़ के बात व्यवस्था सुधारने तक जाए और सिस्टम कैसे सुधरे ये जमीन पर सुधरता नजर आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप, माफ कीजिएगा वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। और ब्रेक के बाद अगली खबर संसद से जुड़ी हुई। संसद में इस समय बजट भाषण पर चर्चा चल रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज बजट पर चर्चा के दरमियान अपना भाषण दिया। उन्होंने जो तमाम बातें करी सरकार को घेरने को लेकर, लेकिन उनका जो तरीका था, उनके जो उदाहरण थे, उसको लेकर एक बार फिर से लगातार एक नया विवाद खड़ा हो गया। इससे पहले भी हमने देखा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा था, कई संसदीय नियमों की एक तरीके से उन्होंने अनदेखी की थी, धज्जियां उड़ाई थी। आज भी उन्होंने तथ्यों से परे कई बातों को रखा, जिसको सत्ता पक्ष की ओर से करेक्ट किया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष ने भी उन्हें कई बार कहा कि आप मर्यादित भाषा में संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए अपनी बात रखें, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी अपने तरीके से अपनी बात रखते नजर आए। किस प्रकार से आज के भाषण पर भी एक तरीके से उन पर विवाद खड़ा हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में बजट पर चर्चा जारी है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिरकत की, लेकिन अपने बयानों से एक बार फिर सदन की मर्यादा तार-तार करते नजर आए। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं, मुझे ये करना है सर, वो देखो आगे शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये। ऐसे में सभापति ने नियमों का हवाला दिया और कहा कि सभी की अपेक्षा है कि नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदारी भरा बयान दें। आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये Sir, how whenever PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOP, sir. How can it be? How can it be, sir? How can it be? राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में किसानों के साथ मीडिया से संवाद किया तो लोकसभा अध्यक्ष ने उनको नियमों की याद दिलाई और जिस पर राहुल गांधी ने नियमों की जानकारी न होने की बात कही। राहुल गांधी ने लोकसभा में एक बार फिर से तस्वीरों को दिखाने का काम किया, जिसको लेकर अध्यक्ष ने उन्हें टोका। राहुल गांधी और विपक्षी सदस्यों के आचरण पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसदीय मर्यादाओं का पालन करना नेता प्रतिपक्ष का काम है। आपने ये नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे। ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन पे खड़ा हुआ हूँ। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है, इतना तो कर्टसी होना होता है। राहुल जी,
राहुल गांधी ने अपने भाषणों के दौरान कई विषयों पर तथ्यों से परे बात कही, जिसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से उन्हें सही तथ्य रखने के लिए कहा गया। अग्निवीर के बारे में राहुल गांधी ने सोमवार को भी सच्चाई से परे तथ्य जब सदन में रखे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें सही जानकारी रखने के लिए कहा। बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला है, लेकिन जब वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं तो उसके बाद उनकी परिपक्वता और संसदीय नियमों की जानकारी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा के स्तर के विरुद्ध भाषण दिया, जिसके बाद उनकी राजनीतिक समझ पर भी बहस तेज हो गई है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में राहुल गांधी की भाषा और व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हुए उनका रवैया संविधान को कमजोर करने वाला है। पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम में अध्यक्ष महोदय ये ऐसी व्यवस्था है जिन व्यवस्थाओं के कारण अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक सुदृढ़ डेमोक्रेसी है। बहुत ही दुख की बात है, श्री राहुल गांधी जी एक संवैधानिक व्यवस्था में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए जिस तरह का उनका व्यवहार है, पार्लियामेंट में जिस तरह की वो भाषा उपयोग में करते हैं, संवैधानिक पद जो अध्यक्ष जी का पद है उस पद को भी वो क्वेश्चन करते हैं, ये डेमोक्रेसी को, संविधान को कमज़ोर करने वाले एक्शंस हैं। इसके पीछे एक पुराना इतिहास भी है। जब श्री राहुल गांधी जी ने अपनी ही पार्टी के, उनकी ही पार्टी के द्वारा, उनकी ही सरकार के द्वारा बनाए हुए ऑर्डिनेंस को पब्लिक में सबके सामने फाड़ के फेंका था, तो संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का उनका कोई इरादा मुझे नजर नहीं आता। आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। यह आरोप पत्र हाई प्रोफाइल शराब मामले से संबंधित कथित अनियमितताओं में चल रही जांच का हिस्सा है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। अदालत ने अंतरिम जमानत के लिए केजरीवाल की याचिका के मुद्दे पर भी आदेश सुरक्षित रख लिया है। देश के न्यायालयों में करोड़ों मामले लंबित हैं और ये समस्या न्यायपालिका के लिए गंभीर विषय बना हुआ है। इस समस्या का समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम पहल की है, जिसके तहत इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में पहली बार विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस प्रयास से लाखों मुकदमे निपटने की उम्मीद है, तो ऐसी ही कोशिश से कोर्ट पर मुकदमों का बोझ कम होने की भी संभावना बनती दिखाई पड़ रही है। लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विशेष लोक अदालत की शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट अपनी 75वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन कर रहा है। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक चलने वाली विशेष लोक अदालत में हजारों मामले निपटाने की उम्मीद है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरे हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 7 पीठें विशेष लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करेंगी और पक्षकारों की रजामंदी से विवादों को निपटाएंगी भी। आम लोगों की जो समस्याएं हैं जो लंबित हैं कोर्ट्स में, उनको ज़रूर लोक अदालत पे आना चाहिए, क्योंकि उनको शीघ्र न्याय मिल सकता है और उनके मन जैसा न्याय मिल सकता है। छोटे छोटे मामले होते हैं
पर हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा मामला होता है। तो इन सब मामलों में मैं सारे नागरिकों से ज़रूर यही विनती है मेरी कि वो लोक अदालत में आते रहें और उनके मामलों का शीघ्र हम निवारण कर सकें। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल का वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी स्वागत किया है। This is something that the legal fraternity welcomes, and the legal fraternity also is part of the ownership of this process. And I think that for the Chief Justice to have done this, he has done many firsts, but this is yet another one. And I think that he will be remembered for the initiative that he's taken. लोक अदालतें न्यायिक प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा हैं, जो तेजी से वैकल्पिक विवाद समाधान की सुविधा प्रदान करती हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले हफ्ते संसद को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या पिछले 5 वर्षों में 35% बढ़ गई है, जो 2019 में 59,859 से बढ़कर 2023 के अंत तक 80,765 हो गई है। यानी बीते 5 सालों में लंबित मामलों में 20,900 से अधिक की वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, ए सत्यानाश। भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान बारिश और बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली में ऑपरेशन राहत के तहत बचाव काम चला रही है। ऑपरेशन राहत के जरिए अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से सैकड़ों लोगों को निकाला जा चुका है। साथ ही पानी में डूबे घरों में फंसे लोगों के बीच भोजन के पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। बचाव टीम में दक्षिणी कमान के सैनिकों और इंजीनियर रेजिमेंट के अधिकारियों समेत 100 जवान शामिल हैं। टीम नाव, सुरक्षा गियर, लाइफ जैकेट और अन्य उपकरणों से लैस है। दक्षिणी कमान ने सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिले में 2019 में भी बचाव के लिए ऑपरेशन चलाया था। पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली में चलाए जा रहे ऑपरेशन राहत में भारतीय सेना महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की कोशिश कर रही है। इस बारे में और जानकारी हासिल की हमारे संवाददाता योगेश शीतल ने ऑपरेशन में जुटे मेजर विनायक देवधर से खास बातचीत के जरिए। सांगली में आर्मी ने कई जगह मेडिकल कैंप्स भी लगाए हैं, जो कि यह सुनिश्चित कर रहा है कि जो लोग को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें हैं, खास करके यहाँ पे जो बाढ़ के बाद जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, उसके बाद जो उनकी चिकित्सकीय जरूरतें हैं उसको पूरी की जा सके। इस वक्त हमारे साथ मेजर विनायक देवधर हैं, जो कि यहाँ पर पेशेंट्स को देख रहे हैं। मेजर, अगर आप हमें बता सके कि किस तरीके से यहाँ पे आपने फैसिलिटी एक्सटेंड की है जो लोग हैं यहाँ के लिए। ओके, तो अभी जो लोग फ्लड्स, बाढ़ की वजह से ग्रस्त है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है,
अब उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों के रूप में भी और सहारे के रूप में भी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम पूरा इक्विपमेंट लेके चलते हैं हमारे साथ, जो कि हम आधे घंटे के अंदर जो भी लोकेशन दी वहाँ पे हम एक पूरा सेटअप हमारा तैयार करते हैं, जहाँ पे हम मेडिकल कैंप चला सकते हैं, जहाँ पे हम इन पेशेंट लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारे सारे ड्रिल सेट होते हैं। किस तरह के पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा सिम्टम में आ रहे हैं? हमारे पास ज़्यादातर जो फ्लड्स के कारण लेट सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे कि लूज मोशंस, फूड पॉइजनिंग या मच्छर काटने की वजह से डेंगू फीवर, टाइफॉइड, जैसे पानी के माध्यम से फैलने वाली बीमारियाँ, ये सारी हो रही है। और जो नॉर्मल सर्दी खांसी, वायरल फीवर जो होता है बहुत देर पानी के एरिया में फंसे रहने के कारण, वो सारे हमारे पास बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं। जो बीमारियों का प्रकोप होता है उस पर किस तरीके से समय रहते नियंत्रण किया जा सके, उसको लेकर एक कहते हैं कि एडिक्वेट प्रिपरेशन, जिसको हम कहते हैं फुल प्रूफ प्रिपरेशन, वो आर्मी ने यहाँ पे करके रखा है। अपनी सहयोगी कपिल के साथ मनीष कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। और ब्रेक के बाद अब बात क्वाड की करते हैं कि क्वाड में विदेश मंत्रियों की जो बैठक थी आज वो जापान में संपन्न हुई। डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, इस बैठक में शिरकत करने के लिए टोक्यो में मौजूद थे। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया 4 सदस्य देश क्वाड का हिस्सा हैं और चारों ही देश इस बात को मानते हैं कि इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा स्थापित करना सबसे बड़ा जरूरत है। पूरे तरीके इलाके में खुले और सुरक्षित नौवहन को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक के दौरान साफ तौर से स्पष्ट कहा कि चारों सदस्य देश मिलकर इस इलाके की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम करेंगे। तो इस मंच के माध्यम से तमाम अन्य क्षेत्रों में जो बढ़ रहा सहयोग है उसको भी विस्तार देते नजर आएंगे। भारत समेत क्वाड के अन्य सदस्य देशों ने स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का भरोसा जताया गया। साथ ही दक्षिण चीन सागर में डराने वाले और खतरनाक युद्धाभ्यास पर भी चिंता जताई गई। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र एवं खुली नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और राष्ट्र की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का सम्मान करने का भी आह्वान किया। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री यूको कामिकावा और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने हिस्सा लिया। संयुक्त बयान में कहा गया कि हम एक ऐसा क्षेत्र चाहते हैं जिसमें किसी देश का प्रभुत्व ना हो और कोई देश किसी अन्य देश पर हावी ना हो। प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन जिम्मेदारी से किया जाए, हर देश सभी प्रकार के दबाव से मुक्त हो और अपने भविष्य को खुद निर्धारित कर सके। The overall messaging is that our 4 countries, all democratic polities, pluralistic societies and market economies, are working together for a free and open Indo-Pacific, for a rules-based order and for global good. That by itself is a powerful stabilizing factor in an uncertain and volatile world. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो की क्वाड बैठक को बेहद सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों की विदेश नीति व्यवस्थित तरीके से क्वाड का हिस्सा है। साथ ही इसका एक विस्तृत एजेंडा भी है जिसमें समुद्री साझेदारी, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्लोबल साउथ के साथ प्रौद्योगिकी के लाभ साझा करना शामिल है। यह महज अनौपचारिक मुलाकात का मंच नहीं बल्कि इसके व्यवहारिक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। हम एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के पक्षधर हैं जहां नियम आधारित व्यवस्था हो, वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करने वाली लोकतांत्रिक राजनीति, बहुलवादी समाज और बाजार अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हो। आज की चुनौतीपूर्ण दुनिया में क्वाड विश्वसनीय साझेदारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक समकालीन उदाहरण है। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। टोक्यो में हुई इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने क्वाड समूह की मेजबानी में पीएम फुमियो किशिदा के योगदान और भारत जापान संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की।
दरअसल क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। हालांकि ये विचार कुछ सालों तक आगे बढ़ नहीं पाया। आखिरकार वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारत ने लेबनान में अपने नागरिकों को सावधानी बरतने और वहां की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। लेबनान के बेरूत में भारतीय दूतावास ने सोमवार को देश में भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और एम्बेसी के संपर्क में रहने की सलाह दी है। दूतावास ने लेबनान में भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकालीन फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी जारी किया है, जो कि इस प्रकार है: consulate@beirut.mea.gov.in या फिर आपातकालीन नंबर इस प्रकार से है +96 17 68 60 128। ये दो तरीके हैं जिसके माध्यम से बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में तमाम वो लोग रह सकते हैं जो इस वक्त बेरूत में हैं या फिर यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली तड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंदगी गार्लिक टेस्ट। MDH। और ब्रेक के बाद खबर खेल के मैदान से। पेरिस ओलंपिक में सोमवार का दिन भारतीय दल के लिए कुछ मिला जुला सा रहा। 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स स्पर्धा में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरा स्थान हासिल करके पदक की उम्मीद जगा दी है। मनु और सरबजोत अब कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगी। वहीं 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बबूता मामूली अंतर से पदक से चूक गए। हॉकी में भारतीय टीम को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा, जबकि बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने जीत हासिल की है। और खेल की इस खबर के साथ न्यूज नाइट के अंक में बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय उपभोक्ता